जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर भी रहे होंगे। तो आज की यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्लास 12 हिंदी के लिए, ठीक है ना। इस क्लास में हम कराने वाले हैं आपका कुल 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यह केवल हिंदी है, इसमें हिंदी व्याकरण नहीं, केवल हिंदी है। 300 ऑब्जेक्टिव प्लस है, ठीक है ना, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण और हिंदी से मिलाकर कुल टोटल 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 मार्क्स जो होता है वह आपके किताब से होता है और 50 मार्क्स जो है व्याकरण से होता है। तो इसमें कुल आपका 50 मार्क्स जो है केवल एक क्लास से कंप्लीट होने वाला है। मात्र एक इस क्लास को आप लोग कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम दीजिए। और हिंदी का जो है पूरा टोटल जितने आपके पार्ट हैं, सभी पार्टों से इंपॉर्टेंट जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी को चुन चुन कर निकाला गया है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में एकदम सीधे पूछे जाने की गारंटी है, ठीक है। तो इससे कि पहले के हमके क्लास जो कराए थे उसमें भी हमने ज्योग्राफी का पूर्ण तरीके से करा दिए थे, पूर्ण तरीके से ज्योग्राफी जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया था। और उसी तरह ये भी जो क्लास है बहुत ही बेहतर होने वाली है। अगर आपने ज्योग्राफी का क्लास नहीं देखा है, ठीक है ना, उसमें 350 ऑब्जेक्टिव दिए थे, जिसमें से आपके 35 एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे। उसी प्रकार अगर आप चाहे तो उसको भी देख लीजिएगा क्लास को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं और मात्र 1 से 1.5 घंटे के समय में ही आपके 300 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराते हैं। किताब के जितने सारे ऑब्जेक्टिव है आज कंप्लीट हो जाने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा STM आर्ट्स क्लासेज में। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। महामैराथन क्लास अंतिम प्रहार 2024 पे अंतिम प्रहार करने की बारी आ गई है। समय बहुत कम है, तो चलिए फटाफट से अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें जो है सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव जितना है सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट में बता देंगे कि इसका PDF जो है कहाँ से मिलेगा। जैसे कि ज्योग्राफी क्लास कराए थे तो उसका PDF भी दिए थे, 350 ऑब्जेक्टिव का PDF भी आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिए थे, आप लोग याद भी कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें जो है 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल हिंदी किताब से, हिंदी व्याकरण इसमें नहीं मिलेगा, केवल हिंदी मिलेगा, किताब से केवल मिलेगा। तो पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि बातचीत जो है, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। जो बातचीत है उसके लेखक जो है कौन है, आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिएगा, अच्छे से याद करते चलिए। तो आप सबको बता दें कि बातचीत का जो लेखक है वह बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न याद करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था जी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद या फिर सैनी प्रसाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बेनी प्रसाद था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था जी, बेनी प्रसाद था, जो एक व्यापारी थे। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह कब हुआ था, 23 जून 1884 या फिर 23 जून 1844। यहाँ पर ऑप्शन बी ही आप लोग को दिख रहा होगा। जितने सारे बच्चे जो है मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन सबको मालूम होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 जून जो है 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न याद करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है। जो बातचीत है वह क्या है जी, क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट का जो बातचीत है वह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके जो जितने सारे प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न जो चुन चुन कर निकाले गए हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे जी, किस युग के निबंधकार थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारतीय युग के, अर्थात कि आधुनिक काल, ठीक है ना। आधुनिक काल जिसको बोलते हैं भारतीय युग के निबंधकार थे। ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 6वां प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। जो दमयंती स्वयंवर है वह किस लेखक की रचना है, गुलरी जी का, मलयज का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर भगत सिंह का। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है ना। वह क्या हो जाता है जी, तो भाप बनकर उड़ जाता है किसके जरिए। बातचीत जो है उस पाठ के अनुसार जो भी हमारे अंदर जो मवाद होता है, धुआं होता है, जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे, तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं तब। तो इसका क्या हो जाएगा जी, बातचीत के जरिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी जितने सारे प्यारे बच्चे हैं सबको इस सभी प्रश्न का उत्तर जो है मालूम होना चाहिए। अंतिम प्रहार है, सभी का उत्तर आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है किस लेखक के द्वारा प्रश्न है। जैसा काम वैसा परिणाम जो किसने लिखा है, सभी को
मालूम है भाई, सभी को मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है जैसा काम वैसा परिणाम को बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है ना। संवाद मतलब जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें सबसे अच्छा जो महत्वपूर्ण है वह क्या है, तर्क है या फिर जिज्ञासा है या फिर आत्मीयता है या फिर प्रभावपूर्ण भाषा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है जी, आत्मीयता है। खुद पे विश्वास होना चाहिए, अंदर अपने आत्मीयता को क्या होना चाहिए जी, एकदम मतलब क्या होना चाहिए, बात करने का एकदम शैली होनी चाहिए अपने, ठीक है ना। आत्मीयता आपने होनी चाहिए संवाद करने में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है संवाद करने के लिए, तो आत्मीयता, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न याद करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था भाई, हिंदी प्रदीप। ये तो सबको मालूम है, हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। कब निकाला था, तो 1877 में निकाला था। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, ठीक है ना, उन्होंने 16 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बिना किसी मनुष्य की आवाज़ सुने अपने जीवन गुजारे, और 16 वर्ष के बाद जो है किसी मनुष्य के मुख से आवाज़ें सुनी थी, बातें सुनी थी। तो वह किसके मुख से बातें सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से। भाई सबको मालूम है कि फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न याद करते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र जो है किन बातचीत में उमड़ा चला जाता है। जो रस का समुद्र होता है किन की बातों में जो है उमड़ा चला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दो हम सहेलियों की जो बातचीत होती है, दो सहेलियों की जो बातचीत होती है उसमें एकदम ऐसा लगता है कि रस भरा समुद्र, एकदम रस का समुद्र एकदम क्या होता है जी, तो उमड़ा चला जाता है एकदम गहराई से। इतनी मीठी मीठी आवाज़ में वो लोग बातें करते हैं। दो हम सहेलियाँ की बातें क्या होती है, तो रस भरी होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने मज़ेदार, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत ही गेस एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो गेस किए गए प्रश्न हैं। जबकि बिहार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हमको लगता है, ठीक है ना, कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जी, 50 प्रश्न जो है आपके हिंदी किताब से पूछे जाते हैं, 50 व्याकरण से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 50 किताब से और 50 हिंदी किताब से, 50 व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो हमको पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि 40 से 45 मार्क्स जो है, 40 से 45 मार्क्स जो है इस क्लास से आपके रहेंगे। इस क्लास से केवल 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहाँ से 40 से 45 मार्क्स जो रहेंगे। और फिर इसका जो हम व्याकरण का भी एक क्लास डाल देंगे, ठीक है ना, व्याकरण का भी एक क्लास दे देंगे। 200 250 का 3 प्रश्न उसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा, आपको उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। और उसमें भी लगभग हमको लगता है कि 30-35 प्रश्न रह जाएंगे। लगभग 70 प्रश्न दो क्लास कराएंगे, दोनों क्लास मिलाकर लगभग 80-90 प्रश्न जो है रहेंगे। आपको बनाना कितना है, मात्र 85 बनाना है, ठीक है ना। कितना बनाना है जी, तो 85 प्रश्न बनाना है, जिसमें हम 70 80-90 प्रश्न के आसपास जो है कंप्लीट करा देंगे मात्र ये 2 क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, तो आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप लोग जो क्लास है रेगुलर ढंग से कर रहे होंगे, अच्छे से इस क्लास को कीजिएगा, है ना, ताकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है यह। चलिए, तो अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक शैली है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। किसके, तो यूरोप के लोगों में पाई जाती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न याद करते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है। यह किसने कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं है तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता है, ठीक है। उसका जो रूप का जो है साक्षात्कार जो नहीं होता है, साक्षात्कार जो है मतलब उसके रूप का नहीं होता, मतलब उसका असली चेहरा जो क्या है, असली उसका अंदर का जो गुण है वो पता ही नहीं चल पाता है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है। तो यह कथन जो है किसने कहा था जी, यह कथन किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है, मनुष्य का असली रूप जो है कब दिखता है, जब वह कुछ बोलता है। और यह जो किस पाठ में बोला गया है, यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है, यह जो पंक्ति है किस पाठ में लिखी गई है, तो बातचीत पाठ में लिखी गई है। बोलने वाली जो कहानी है यह बातचीत पाठ में लिखी गई है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि चलिए इसको आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और प्रश्न आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो प्रश्न है कि कहाँ से लिया गया है, तो बातचीत से। तो यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वाद विवाद संवाद जो है क्या है। वाद विवाद जो संवाद है वह क्या है, तो वह एक आलोचनात्मक क्या है जी, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन ए ही में दिया है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न याद करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। हमको लग रहा है कि आप लोग सभी प्रश्नों का जो उत्तर है सही सही दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नों को हमने जो लिखा है, जो प्रश्न चुन कर निकाले हैं वह चैप्टर वाइज चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर है। अभी हमने 15 प्रश्न जो इससे पहले किए हैं ना वो चैप्टर 1 का था। इसके आगे जो है 16 प्रश्न जो आ रहा है वो चैप्टर दूसरे से आ रहा है। मतलब कि आप लोग को अच्छे से सभी प्रश्न जो उत्तर है अच्छे से याद हो रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर वाइज चैप्टर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कि नहीं। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उसने कहा था
कहानीकार कौन है जी, कौन है? उसने कहा था तो मैं शर्मा गई थी, तो चंद्रधर शर्मा, गुलेरी शर्मा गई तो शर्मा जी गुलेरी थे, चंद्रधर शर्मा क्या गुलेरी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है तो बिना लड़े सिपाही। ठीक है ना, बिना फेरे क्या बिगड़ता है जी, घोड़ा, मतलब घोड़ा को इधर से उधर मत कीजिए तो बिगड़ जाता है। उसी प्रकार जो सिपाही है जब तक वो लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तब तक वो भी क्या हो जाएगा, तो वो सिपाही सिपाही नहीं रह जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो यह जो बात है वह किस पंक्ति में कही गई है, किस पंक्ति में कही गई है, तो उसने कहा था, किसमें जी, उसने कहा था मैं। ठीक है, यह पंक्ति जो है कही गई है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्या बात जो है, यह बात जो है 17वें प्रश्न में जो बात है, किसने कहा था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसने कहा था कि बिना फिरे घोड़े बिगड़ते हैं बिना लड़े सिपाही, ये बात जो है किसने कहा था। ये तो कहा गया है दूसरे पार्ट में था कि उसने कहा था, लेकिन किसने कहा था आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने कहा था। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, भाई लहना सिंह है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के नायक है। बुध का कांटा जो है किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है बुध का कांटा, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस सदी के प्रमुख लेखक है, 20वीं सदी के। ठीक है ना, 19वीं 20वीं सदी के जो है यह प्रमुख लेखक है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, लास्ट में इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी है, गुलेरी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कितनी कहानियां लिखी है, 1 2 3 4, तो कुल 3 कहानियां लिखी है भाई, कितनी, तो कुल 3 कहानियां लिखी है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है कैसी कहानी है, युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, बलिदान की कहानी है, या फिर इनमें से सभी की कहानी है। तो ये जो है इसमें युद्ध को भी दिखाया गया है, एक प्रेम को भी दिखाया गया है, लहना सिंह की प्रेम को भी दिखाया गया है, और ये जो बलिदान की भी कहानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है कहाँ पर है जी, आप ऑप्शन दिया है अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का, लखनऊ का। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि उसने कहा था जो कहानी है वो अमृतसर में घटित हुई है। कहाँ हुई है जी, अमृतसर में घटित हुई है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, जो जर्मन लेफ्टिनेंट था मतलब जो विदेशी, मतलब ऐसे समझिए कि जो आतंकवादी, ऐसे समझिए मतलब जो दूसरे देश से था। ठीक है ना, जो मतलब क्या बोलते हैं विरोधी था इनके, लहना सिंह के जो विरोधी था वो जर्मन लेफ्टिनेंट था। तो इनको किसने मार गया था, तो लहना सिंह ने मार गया था। किसने जी, लहना सिंह ने ही इनको पहचाना और वहीं पे ठाए ठाए कर इनको फिर कर दिया, गोली मार दिया लहना सिंह। किसने, तो लहना सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत कितने मजेदार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लीजिए आप कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, भाई गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है जी, तो गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। पुरानी हिंदी या कछुआ धर्म जो है किसकी रचना है, पुरानी हिंदी या कछुआ धर्म जो है किसकी रचना है, 26वां प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी किसकी रचना है जी, सुखमय जीवन, पुरानी हिंदी या कछुआ धर्म, या फिर उसने कहा था, ये सभी किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है, ऑप्शन डी राइट उत्तर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, किसके साथ संघर्ष हुआ था जो भारतीय सिपाहियों का, मतलब लहना सिंह जो थे, मतलब लहना सिंह कहाँ थे, भारतीय से थे। लहना सिंह जो सिपाही थे वो भारतीयों की ओर से थे। ठीक है ना, अंग्रेजों की ओर से लड़ाई कर रहे थे, और जो अंग्रेजों का तो वो किनसे युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, किनसे युद्ध रहा था, तो जर्मनियों के साथ हो रहा था। किसके जी, जर्मनियों के विरुद्ध इनका युद्ध हो रहा था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्या करा है कि सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था। भाई सबको मालूम है कि 77 नंबर था लहना सिंह का नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। तेरी कुरमाई हो गई, भाई तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी की बात है जी, उसने कहा था, बहुत ही मजेदार कहानी है, एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा तो सुनते रहिएगा। और इस पर फिल्म भी है, तेरी कुरमाई हो गई, क्या है जी, तो उसने कहा था से संबंधित है। लहना सिंह पूछ रहा है लड़की से, है ना, कि तेरी कुरमाई हो गई मतलब कि तेरी सगाई हो गई, इसका हिंदी होता है, मतलब इसका अपना मतलब होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, फिर से वही प्रश्न पूछ दिया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन दूसरा है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, या फिर वात्सल्य प्रधान है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा कर्म प्रधान है। आप लोग अच्छे से याद करिएगा, जो उसने कहा था इसमें कर्म के बारे में बताया गया। जो लहना सिंह बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो प्रेमिका थी वो उसको छोड़ दी, उससे शादी नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कहता है कि हम अपना कर्म करेंगे, हम तो उससे प्रेम करते थे ना भाई, तो हम अपना कर्म करेंगे, उसके पति का, उसके बेटे का जान हम बचाएंगे। तो ये क्या है जी, एक कर्म प्रधान है, वो अपने कर्म पे अड़िग रहता है कि नहीं, वह एक सैनिक था, वो अपने कर्म पे अड़िग रहता है। कौन, लहना सिंह। तो इसीलिए क्या है जी, एक कर्म प्रधान कविता है, कहानी है, कर्म प्रधान क्या है, तो कहानी है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर जो है वो उसने कहा था कहानी को ही कहा जाता है। किसको? हिंदी कहानी के विकास में जो मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी को ही मील के पत्थर के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 32 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तीसरे नंबर पार्ट से यह जो प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की जय हो, क्या हो जी? संपूर्ण क्रांति की जय हो तो जयप्रकाश नारायण। भाई सबको याद होना चाहिए, जितने सारे पाठ है उसके लेखक का नाम है, सबको याद होना चाहिए। जितने सारे पाठ है लेखक का नाम है और पाठ की विद्या सब बच्ची को याद होना चाहिए। जितने सारे प्यारे बच्चे हैं सबको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ट्रिक हमने ऑलरेडी बना दिया है। संपूर्ण क्रांति क्या है जी? तो संपूर्ण क्रांति की जय हो, जय हो तो क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। इसका ट्रिक है, अगर आपने ट्रिक नहीं देखा है तो इस ट्रिक को देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। क्लास करने के बाद उस ट्रिक को देख लीजिएगा ताकि आपको सभी पाठ के और उसके लेखक का नाम और पाठ का जो विद्या है वो क्या है अच्छे से याद हो जाए, ताकि उसमें से ऑब्जेक्टिव जितना है वो भी बन जाए। सब्जेक्टिव में जो आता है संक्षेपण करना, पंक्तियों का संक्षेपण नहीं, व्याख्या करना, जितने सारे आता है प्रश्न वो भी आपसे बन जाए। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें बता दिए गए हैं। तो संपूर्ण क्रांति की जय हो अर्थात कि जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। अगला नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो है कब बने? जयप्रकाश नारायण जो थे वह मार्क्सवादी जो है कब बने? तो कब बने थे जी? तो 1924 में बने थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? भाई अमेरिका को कहा जाता है, सबको मालूम है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित। ऑप्शन यही में दिया है, ऑप्शन ए का हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, एग्जाम बहुत नज़दीक है फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग मात्र केवल इस क्लास को कीजिए, बस इस क्लास को कीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं, चाहे वह साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। मात्र एक क्लास को कीजिए, आपका 40 से 45 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका व्याकरण का भी जो क्लास दे देंगे वहाँ से भी आपका लगभग पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी चुने गए प्रश्न है जो अब्दुल गफूर थे। ठीक है ना। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे जी? अब्दुल गफूर थे। इसको आपसे शेयर कर लीजिएगा, अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत रत्न की उपाधि जो है वो जयशंकर प्रसाद को सॉरी जयप्रकाश नारायण को कब दी गई थी? भारत रत्न की उपाधि जो है जयप्रकाश नारायण को दी गई थी, तो कब दी गई थी? 37वां प्रश्न पूछ रहा है। 1998 में, 1998 दो दे दिया ऑप्शन, 1978 में, 1974 में। ठीक है, तो 37वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलिए अगला नंबर प्रश्न बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से याद करती है जी भारत की जनता? किस नाम से उनको याद करते हैं? लोकनायक के नाम से। भाई सबको मालूम है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कब हुआ था? 39 नंबर प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यही में दिया है इसका उत्तर कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। बहुत बढ़िया। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है किस साल किया था? छात्र आंदोलन कब हुआ था जी? छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1974 में। अगले नंबर प्रश्न बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाबुल था। सबको मालूम है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाबुल था। किसने कहा था कि अभी न जाने कितनों मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? अभी न जाने कितने मीलों दूर जो है इस देश की जनता को जाना है। तो इस जनता को जाना है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह बात किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और किस पाठ में यह बात जो है कही गई है? तो संपूर्ण क्रांति में। किस में? तो संपूर्ण क्रांति में कहा गया है कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, और जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? 4 पार्ट से दिया गया है। अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है जी? अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह की रचना है। किसकी? तो रामधारी सिंह की रचना है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया था। कौन सी कृति थी जिस पे उनको सम्मानित किया गया था? अर्धनारीश्वर थी, या फिर उर्वशी थी, या फिर हुंकार था, या फिर कुरुक्षेत्र था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उर्वशी था। ठीक है ना, क्या था जी? उर्वशी पे ही दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था। ठीक है, मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर मतलब किसको कहा गया है? अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा स्त्री आधा पुरुष। ठीक है ना, आधा नर आधा नारी। तो आधा नर और आधा नारी का जो बात है वह किसको लेकर कहा गया है? तो शिव और पार्वती
पार्वती को, किनको, शिव और पार्वती जी को कल्पित रूप माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गांधारी कौन थी, गांधारी कौन थी जी, महाभारत में गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, ऑप्शन के हिसाब से दुर्योधन की माँ थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 47वां प्रश्न है कि नारी और नर जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति जो है किस पाठ की है। जो नारी और नर जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह जो पाठ है नारी और नर, नारी और नर के बारे में जो है मुख्य रूप से अर्धनारीश्वर में ही बात किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा जी, अर्धनारीश्वर से हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर मतलब क्या है जी, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या फिर नाटक है। तो अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 14वां प्रश्न, 49वां प्रश्न है, ठीक है ना। 49वां प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 49वां प्रश्न क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य जो है वो कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र काव्य है। कौन सी है जी, कुरुक्षेत्र काव्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पूरा आशा नहीं विश्वास के साथ करता है कि आप सबको जितने सभी प्रश्न हैं आप सबको अच्छे से याद भी हो रहे होंगे, और जो प्रश्न है आप लोग को विश्वास भी हो रहा है कि हाँ भाई ये प्रश्न जो है बहुत ही काफ़ी जो क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं। जितने सारे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। चलिए तो अगला नंबर प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न पर हम आ गए हैं। 50वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है किस युग के कवि थे, छायावादोत्तर युग के कवि थे। किस युग के, छायावादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 50 प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। 50 प्रश्न को क्या हुआ जी, कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 50 प्रश्न में से आपने कितने का सही से उत्तर दिए, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अच्छे से इससे भी सुंदर ढंग से अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को करेक्ट करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे अपने मंजिल की ओर, ठीक है ना। मात्र 300 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पूर्ण तरीके से हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो क्लास है वो कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, जितने सारे प्रश्न हैं जो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आपके इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बिहार बोर्ड के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। आप लोग के लिए यहाँ पर छोटी सी एक मोटिवेशनल लाइन है, आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना। कि ज़िंदगी आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ज़िंदगी आसान नहीं बस खुद को मजबूत जो है बनाना पड़ता है, और सही समय कभी आता नहीं बस उसको लाना पड़ता है, बस उसको लाना पड़ता है। तो दोस्तों जो सही समय जो है कभी नहीं आता है, बस आपको अपनी कड़ी मेहनत करनी है, अच्छे से पूरे जोश से जुनून से मेहनत करनी है, और कड़ी मेहनत करके आपको सफलता पानी है, अच्छा मार्क्स जो है लाना है तो लाना है, ठान लेना है। मात्र 300 ही ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज को किसने लिखा है जी, तो रोज को अज्ञेय जी ने लिखा है। किसने लिखा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी में नायिका कौन है जी, मधुमालती है या फिर मालती है या फिर मालविका है या फिर माधवी है। तो सभी प्यारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है। कौन है जी, मालती है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो मालती के पति का ही नाम महेश्वर था, तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। क्या था जी, तो मालती था। ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई। यहाँ पे हुई रहेगा अज्ञेय जी की कहानी जो है वह कब जो है प्रकाशित हुई थी। 54वां प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 1920 नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 1924, ठीक है ना। ऑप्शन ए में क्या दिया था, ऑप्शन ए में दिया था 1920, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर 1924 में जो है अज्ञेय जी की कहानी जो है प्रकाशित हुई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कोई भी अगर परेशानी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी हो तो। गैगरिन जो है इनमें से किससे संबंधित है। गैगरिन क्या है जी, गैगरिन जो है रोज कहानी का ही, ठीक है, दूसरा नाम था गैगरिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गैगरिन जो होता है वह एक बीमारी होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से जो रोज कहानी में जो बातें कही गई है वह गैगरिन के लेकर है, ठीक है ना। गैगरिन बीमारी को लेकर जो मुख्य रूप से बातें हैं उस पर, और उसमें नायिका जो है मालती है कि नहीं। महेश्वर उसके पति है, लेखक जो है उसके दूर के रिश्तेदार के भाई है। लेखक जो लिखे हैं वात्स्यायन अज्ञेय जी, वो मालती के दूर के रिश्तेदार के क्या है, ये भाई है। और जो गैगरिन है, ये गैगरिन क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। गैगरिन क्या है जी, एक प्रकार की बीमारी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अभयानंद शास्त्री या फिर सुदामानंद शास्त्री। 56वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरानंद शास्त्री। क्या हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिता का नाम था। रोज कहानी जो है घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है।
रोज कहानी जो है किस घंटे की खड़कन के साथ जो है समाप्त होती है? 2, 4, 8, 11। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या है? तो 11। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें मालती क्या बोलती है जी कि रोज जो हमारी जो जीवन है वो रोज 11 घंटे की खड़कन के साथ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 11 घंटे की बात कही गई है इस कहानी में। अगला ना प्रश्न क्या करा कि तार शब्दक का संपादक कौन है? तार शब्दक का जो संपादक है वह कौन है जी? कौन है? ऑप्शन ए में दिया है विद्या निवास श्री मिश्र, आप ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है अज्ञेय जी। तार शब्द के जो संवादक है ऑप्शन डी अज्ञेय जी है। कौन है? तो अज्ञेय जी है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कितने मजा आ रहा है। रोज जो शीर्षक कहानी में पूछा गया है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, ठीक है ना? यह किसने पूछा है? किसी ने पूछा है कि क्या तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। रोज कहानी में मालती से कोई पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो यह किसने पूछता है जी? कौन पूछता है? यह बात जो है वह लेखक ही पूछते हैं। कौन पूछते हैं? अज्ञेय जी ही पूछते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड में दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि रोज कहानी जो है, कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन का गर्म पानी से क्यों धो रही है? मिट्टी का जो बर्तन है उसको गर्म पानी से धो रही थी। क्यों धो रही थी? क्योंकि उसको उसमें दही जमाना था। क्या करना था जी? तो दही जमाना था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से सुनते चलिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए, सुनते चलिए मजे तरीके से। आप अगर सुनिएगा तो जल्दी याद हो जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप लोग सुनते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आप लोग सुनते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना? लास्ट में इसका पीडीएफ भी बना देंगे। पीडीएफ इसका बता देंगे कहाँ से मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पहले सुनकर अच्छे से याद कर लीजिए, है ना? सुनकर याद कर लीजिए, फिर उसका मॉक टेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, पीडीएफ जब मिलेगा तो उसका एक बार टेस्ट ले लीजिएगा। अपने से खुद से उसका उत्तर बना लीजिएगा। उसमें उत्तर भी रहेगा लेकिन उत्तर खुद से बना लेना है। आप लोग उसमें उत्तर जो है चेक करके मिला लीजिएगा, कितना आपने 300 में कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही किया। जो गलत होगा उसको अच्छे से याद कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। 61वां प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह ने लिखा है, जिसको कहाँ लिखा है जी? सॉरी, किसके पास लिखा है? पत्र जो है, एक लेख और एक पत्र में जो भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखते हैं? अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, किसको पत्र लिखते हैं जी? तो सुखदेव जी को पत्र लिखते हैं। किसको? सुखदेव को पत्र लिखते हैं। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? 63वां प्रश्न पूछ रहा है कि भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह की फांसी की या फिर शहादत यहाँ पर होगा। भगत सिंह को फांसी या फिर शहादत कब हुई? शहीद कब हुए? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 64वां प्रश्न पूछ रहा है। तो वह दिया गया था 23 मार्च 1931 में, ठीक है ना? कब? 23 मार्च 1931 में। दोनों प्रश्न, उनके जन्म उनकी मृत्यु को अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्यार्थी और राजनीतिक, ठीक है ना? विद्यार्थी और राजनीतिक और मैं नास्तिक हूँ शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक और मैं नास्तिक हूँ, ये दोनों जो पाठ है उसको किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है जी? भगत सिंह जी लिखे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि आत्महत्या जो है एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः क्या है जी? कायरता का कार्य है। यह कथन जो है किसका है? जो आत्महत्या लोग करते हैं वो क्या है जी? अपराध है नहीं? क्या है? एक अपराध है। यह जो क्या है जी? कायरों का काम है आत्महत्या करना। ये जो बात है वो किसने कहा है? यह बात जो है किसने कहा है? तो भगत सिंह ने कहा है। किसने कहा है जी? भगत सिंह ने कहा है। किस पाठ में कहा है? तो एक लेख और एक पत्र में, दोनों याद रखिएगा। किसने कहा है? तो भगत सिंह ने कहा है। किस पाठ में है? तो एक लेख और एक पत्र में। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह ने कहा था। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? 67वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। भगत सिंह के पिता का नाम जो है क्या था? तो सरदार किशन सिंह था। कौन था जी? सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 68वां प्रश्न बात करते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? भगत सिंह कहता है कि आत्महत्या करना क्या है जी? एक पाप है, एक अपराध है, इसको मत करो। मरना है तो कैसे मरो, अगर मरना है तो कैसे मरो, ये बात बोलते हैं। अगर मरना ही है तो देश की सेवा के बदले में फांसी चढ़ जाओ, है ना? देश की सेवा करते करते मरो। अगर मरना ही है, अगर तुमको डर ही लग रहा है जीवन से, तो देश की सेवा करते करते मरो। यही जो है क्या है? एक सुंदर मृत्यु है। कौन सी? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी जो है एक सुंदर मृत्यु है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बात करते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध की रचयिता कौन है? ओ सदा नीरा, नीरा मतलब जल। जल जो है क्या पीते हैं जी? जग से पीते हैं। तो जग से हो गया जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 70वां प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि गंडक नदी का जल जो है सदियों से कैसा रहा है? जो गंडक नदी है उसका जो जल है, सबसे पहले बता दें आपको कि ओ सदा नीरा में जो है मुख्य रूप से गंडक नदी के बारे में बताया गया है कि नहीं? गंडक नदी के बारे में बताया गया है। उसके बाद पुंडलिक जी है यहाँ पे, उसके बाद गांधी जी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि गंडक नदी का जो जल है वह सदियों से जो है क्या है? तो चंचल रहा है। क्या रहा है जी? चंचल रहा है। कैसा? चंचल। गंडक नदी का जल क्या है? तो सदियों से क्या है जी? चंचल है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है कि गांधी जी जो है चंपारण में कब आए थे? गांधी जो है 71वां प्रश्न होगा कि चंपारण में कब आए थे? कब आए थे जी? तो 20 जून 1917 में आए थे। कब आए थे? 20 जून 1917 में
सॉरी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 20 जून ही होगा, ठीक है ना। 20 जून अप्रैल में आए थे, वो केवल अप्रैल में आए थे, है ना, अप्रैल में आए थे। तो यहाँ पे 1917 में आए थे, अप्रैल में 1917 में आए थे। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल 1917 में आए थे, ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझिए कि अप्रैल 1917 में ही आए थे, ठीक है ना, अप्रैल में आए थे, लेकिन 1917 में आए थे। गांधी जी कब आए थे? 1917 में आए थे चंपारण में। और वहीं पे क्या किया उन्होंने? चंपारण आंदोलन की शुरुआत भी किया था। किसने? तो गांधी जी ने, ठीक है ना। अप्रैल 1917 में आए थे और यहीं से क्या किया? तो सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन का शुरुआत किया। चलिए, तो 71वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गांधी जी जो है अप्रैल 1917 में आए थे कहाँ? तो चंपारण। वो सदानीरा जो है किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो अभी हमने बताया है किसको बनाकर लिखा गया है जी। इसमें मुख्य रूप से किसकी बात की गई है? तो गंडक नदी की। किसकी? गंडक नदी की। चलिए, अगला प्रश्न क्या करा? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था, किसने दिया था? तो मठ के महंतों ने। किसने? मठ के महंतों ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सरयामन ताल का जल कैसा था? सरयामन ताल जो है उसका जल कैसा था? चंचल था, या फिर स्थिर था, या फिर गहरा था, या फिर गंदा था? तो इस ताल का जो जल है वह स्थिर था। कैसा था जी? स्थिर था। चलिए, 75वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? जो ओ सदानीरा जो है, जो पाठ है, वो उसको किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, बोलते क्षण से, हारे को हरि नाम से? तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा बोलते क्षण से। क्या हो जाएगा जी? बोलते क्षण से जो है ओ सदानीरा पाठ को लिया गया है। और ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है। माथुर जी को भितरवा पहुंचने के बाद कौन मिले थे? जो माथुर जी तो, ठीक है ना, माथुर जी जगदीश चंद्र माथुर, वो जो भितियारवा पहुंचे तो वहाँ पे उनको कौन मिला था? कौन मिला था जी? तो वहाँ पे उनको जो मिले थे वो पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? उस सदानीरा पाठ में जो है सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किसी चीज़ पर आघात किया था, किसी चीज़ पर तलवार मारी थी। तो वह कौन सा चीज था जी? तो वह था विशाल विपट के तन्ने पर। विशाल विपट के क्या था? तन्ने पर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 78वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ क्या है जी? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि क्या है? एक निबंध है। इसका राइट उत्तर निबंध हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा जो है भितियारवा के पास में स्थित है। कहाँ है? भितियारवा के पास स्थित है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। 80वां प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? जो गांधी जी ने जो झोपड़ी बनाए थे उसको किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। किसने जलाया था जी? एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ को किसने लिखा था? तो मोहन राकेश ने लिखा था। भाई, सिपाही की माँ को किसने लिखा था? मोहन राकेश जी लिखे थे। अगला प्रश्न क्या है? 82वां प्रश्न है। सिपाही की माँ कौन थी? तो बिशन देवी थी। कौन थी जी? सिपाही की माँ कौन थी? बिशन देवी थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, है ना, समय बहुत कम है, आधा घंटा हो चुका है। चलिए, तो अब फटाफट से सभी प्रश्नों को जो है फटाफट से अब तेजी से जल्दी से करते चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सिपाही की माँ एकांकी जो है, एकांकी क्या है जी? एकांकी है। उसमें कुंती कौन है? कुंती कौन है जी? कुंती जो है सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ में जो है, सॉरी, कुंती जो है पड़ोसन थी। सॉरी, कुंती जो क्या थी जी? पड़ोसन थी। सिपाही की माँ तो बिशन दी थी, और बिशन दी की क्या थी? एक मतलब पड़ोसन ही थी। कौन थी? कुंती क्या थी? एक पड़ोसन थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन मुगलानी। बचपन का नाम क्या था जब उनके मोहन राकेश के? तो मदन मोहन मुगलानी था। अच्छे से याद कर लीजिए। मुन्नी और मानव जो है, मुन्नी और मानव जो है वो कौन है? तो बिशन देई की बेटी है। बेटा बेटी क्या है जी? मुन्नी जो है बेटी है, और जो मानव है वो बेटा है बिशन देई की। कौन? बिश्नी की। बिशन देई या फिर बिश्नी बोलिए उसको, बिश्नी की बेटा बेटी थे। अगला प्रश्न क्या करा? किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते थे? वो कौन थी जिसके करों के जो मोती थे? वो कौन सी लड़की थी जिसके मोती जो है तारों की तरह चमकते थे? तो वह जो थी तारो ही थी। कौन थी जी? तारो एक नाम, एक लड़की की, मतलब तारो क्या है जी? एक लड़की का नाम है, ठीक है ना। तारो क्या है? एक लड़की है। तारो एक लड़की है जिसके मोती क्या थे? तो तारों की तरह ही चमक रहे थे। तारा मतलब आकाश का तारा, एक तारा जो है वो लड़की है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिशन दी चारपाई के पास मोटे पर बैठकर क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ में जो बिशन दी है, मतलब जो बिश्नी है, मतलब सिपाही की जो माही है, वह जो है चारपाई के मोढ़े पर बैठकर क्या करती थी? तो सूत काटती थी। क्या करती थी? सूत काटती हुई दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ जो एकांकी जो है, यह
अनुसार जो है कहाँ लड़ी गई थी। सिपाही की माँ में जो युद्ध होता है, ठीक है ना, सिपाही की माँ में क्या होता है जी, जो युद्ध हो रहा है वह कहाँ पे हो रहा था, ठीक है ना, कहाँ हो रही थी, तो वर्मा में हो रही थी। कहाँ हो रही थी जी, वर्मा में हो रही थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 79वां प्रश्न है कि सिपाही की माँ जो है पाठ में हरियों का चलता फिरता ढांचा जो है कौन है। सिपाही की माँ पाठ में जो है उसमें हरियों का चलता फिरता जो ढांचा है वह किसको कहा गया है, तो वह कहा गया है कुम्हार को। किसको जी, तो दिन्नू कुम्हार को। किसको, दिन्नू कुम्हार को जो है चलता फिरता ढांचा कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रंगून कहाँ है जी, रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है बर्मा में ही स्थित है। ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके बोर्ड पर दिख रहे होंगे। मुन्नी जो है किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। जो मुन्नी जो थी कौन थी, तो मानव की बहन थी। और मानव जो क्या था जी, सिपाही था। और सिपाही की जो माँ थी कौन थी, विष्णु थी। और कुंती क्या थी जी, तो इनकी पड़ोसी थी, है ना। अच्छे से समझ गए। तो वही पूछ रहा है कि मुन्नी जो है वह सिपाही, मतलब मानव जो क्या था जी, सिपाही में भर्ती था। तो मुन्नी क्या करती थी, वह अंदाजा लगाती थी कि भाई का जो पत्र है, मतलब जो सिपाही मानक है उसका जो पत्र है वो मंगलवार को ज़्यादातर आती है। तो वो भी क्या करती है, भविष्यवाणी करती है कि इस बार जो भाई का जो पत्र है, जो मानक का जो चिट्ठी है वो मंगलवार को ही आएगा। किस दिन को भविष्यवाणी करती है, तो मंगलवार के दिन को भविष्यवाणी करती है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। यह बात जो है कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे को डाल दूंगा। तो यह जो बात करता है वो कौन कहता है, तो सिपाही कहता है। सिपाही कहता है। किससे कहता है जी, तो मानव की माँ से कहता है। मानव की माँ से कहता है कि मैं इस मानव का, ठीक है ना, मतलब मानव का तो भी सिपाही ही था, लेकिन जो सिपाही था एक जो सिपाही था वह दूसरा था। ये जो मानव था ये अपने मतलब ये दूसरे दल से था, और जो ये सिपाही था ये दूसरे दल था। मतलब ये जो सिपाही था, यहाँ पे जो सिपाही दिया गया है ये जो था बर्मा से युद्ध कर रहा था। ये जो मानव है जो इंडिया का था, मतलब ऐसे ही समझिए कि अपने देश का था, मतलब इस दूसरे देश का था, है ना। यहाँ पे सिपाही क्या कहता है, सिपाही इससे कहता है मानव से, मतलब मानव के माँ से, कि मैं इस मानव का, है ना, मैं इसके लाश को, मतलब मानव को मानव को और इसके लाश को क्या करूंगा, तो चील और कौवे को डाल दूंगा। कौन कहता है, तो सिपाही कहता है। और जो दूसरा सिपाही था वो कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए जाते हैं। यह जो बात है वह किस पाठ में कही गई है कि फौजी जो है वहाँ पे लड़ने के लिए जाते हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह जो बात है किस पाठ में कहा गया है, जैसे सिपाही की माँ में ही कहा गया है कि कोई भी फौजी जो है फौज छोड़कर भागेगा तो उसको गोली मार दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न क्या करें, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ जो है वह कहाँ से लिया गया है, एकांकी संग्रह से पूछ रहा है। एकांकी से लिया गया, तो यहाँ पे एकांकी यहीं पे दिया है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। यहाँ पे तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, समाज में गीत गाएंगे तो नाम होगा, समाज में गीत गाएंगे तो नाम होगा, नाम से नामवर सिंह। बहुत बढ़िया, नाम से नामवर सिंह। समाज में गीत गाएंगे तो नाम होगा तो नामवर सिंह। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, नामवर सिंह थे। कितने मजेदार ट्रिक है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करें, प्रगीत और समाज जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और जो समाज है वह कहाँ से लिया गया है, दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचनात्मक के मुंह से, आलोचक के मुंह से, या फिर कहना ना होगा, या फिर वाद विवाद संवाद से। तो 96 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है जी, जो प्रगीत और समाज है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है वाद विवाद संवाद से। कहाँ से, वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 97 नंबर प्रश्न कि कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है। पृथ्वीराज राजसो, या फिर इतिहास और आलोचना, या फिर दूसरी परंपरा की कोई, या फिर तिरछी। तो तिरछ को किसने लिखा था जी, तिरछ को उदय प्रकाश ने लिखा था। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, तिरछी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। नामवर सिंह को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सी कृति पर, कौन सी काव्य लिखा था जिससे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पे ऑप्शन यही में दिया है, कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान जो था इन पर इनको क्या, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जितने सारे प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ या मुक्ति बोध की कविता है, किसकी कविता है जी, तो मुक्ति बोध की कविता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का। 100 नंबर प्रश्न के पास आ गया। लो 100 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बज के डाढ़ में आदमी का खून लग गया, कविता जो है किस पंक्ति से ली गई है। बज के डाढ़ में आदमी का खून लग गया जो है, यह कविता जो है वह किस पंक्ति से ली गई है। हिमालय से, गरम हथेली से, तुम्हारा सौंदर्य से, या फिर तय तो यही था। तो यह जो पंक्ति जो है यह तय तो यही था, इसी से ली गई है कि बज के डाढ़ में आदमी का खून लग गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। कितना जी, अभी तक हम
हमने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब मात्र 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बका है ना, 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है और बाकी है। इसी को भी इसी तरह से मज़ेदार तरीके से अच्छे ढंग से सभी को करते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए एक और मोटिवेशनल जो है शायरी आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे, ठीक है ना। आप लोग सुनिएगा अच्छे से कि अगर आप लोग को डर लग रहा है ना जी, अगर आप लोग को 100 में हार गए हैं, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने के बाद अगर हार गए हैं, तो पहले इस बात को सुन लीजिए कि जो पढ़ाई अगर आज आप लोग को दर्द लग रही है ना, जो पढ़ाई जो है अगर आप आज आप लोग को दर्द लग रही है, अगर आप इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, है ना, सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी। अगर आपने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के बाद अब हार गए हैं, आपको डर लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हार मान लिया है, इसका मतलब कि आप हार गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इसको झेलते चलिए, आप पूरा 300 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा जी, अगला जो आपका जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा, 50 में 50 आप करके आएंगे। अगर आप इस दर्द को झेल लेते हैं तब 100 ऑब्जेक्टिव करने के बाद इस पूरे ऑब्जेक्टिव को कीजिए, है ना, किसी भी हाल में 300 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका बेहतर रिजल्ट बने, आपको अच्छा सा अनुभूति हो। पता है जब सफलता मिलती है तो खुशी क्यों मिलती है, सफलता जो मिलती है उस पर खुशी नहीं मिलती है, उस पर खुशी तब मिलती है जब सफलता में हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं और उस कड़ी मेहनत को याद करके खुशी मिलती है। जो कड़ी मेहनत जो होती है उसको याद करते हैं कि भाई कितनी मेहनत से हमने यहाँ तक आया है, तब खुशी मिलती है। ऐसे ही सफलता से खुशी कब नहीं मिलती है। तो आप लोग को अगर सफलता आपको मिलेगी तो आप लोग को खुशी कब होगी, जब आपने यहाँ पे अच्छे से सभी को अच्छे से इतना मेहनत से, पूरी मेहनत से आप दर्द एकदम पूरे दर्द सहकर इन 300 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिएगा, आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, तब आपको अच्छा महसूस होगा कि भाई हमने 300 ऑब्जेक्टिव को याद किया था। गर्व महसूस होगा कि इतना पढ़ने के बाद हमारा जो है अच्छा रिजल्ट आया था, है कि नहीं। तो तब जाकर गर्व होगी आप लोग। तो आप लोग पूरा शुरू से अंत तक क्लास कीजिए, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से मज़ेदार तरीके से सभी ऑब्जेक्टिव को चलिए करते हैं। तो 101 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 101 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की इनमें से कौन सी रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इनमें से किसको लिखा है। उसने कहा था प्रगति और समाज, या फिर रोज, या फिर जूठन को लिखा था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किसको लिखा था जी, तो जूठन को लिखा था। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है 1993 में कोई पुरस्कार मिला था। तो वो पुरस्कार कौन था जी, तो वो जो पुरस्कार था वह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था 1993 में। अगले नंबर प्रश्न बात करते हैं। हेडमास्टर ने कलीराम को किसे मैदान में झाड़ू लगाने को कहा था। हेडमास्टर जो था कौन था, हेडमास्टर जूठन पार्क में एक हेडमास्टर है जिसका नाम क्या था, कलीराम था, है ना। तो कलीराम जो है वह लेखक को ही, अर्थात कि वाल्मीकि जो कहीं क्या कहता है, तो स्कूल में मैदान में झाड़ू लगाने की बात करता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है 104 नंबर की कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है। यह कथन जो है किसका है, वह कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है। मेरे लड़के मतलब मेरा बेटा ही होगा, है ना जी। तो ये बात जो कौन कहता है, उसके पिता ही कहते होंगे। कौन कहता है जी, तो पिताजी कहता है कि कौन है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो ये बात जो है किसने कहता है, तो इसका पिता ही कहते हैं। किसके पिता, तो लेखक के पिता, अर्थात कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी कहते हैं। 105 नंबर पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 105 नंबर है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, भाई कलीराम था। इससे पहले हमने पढ़े थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा कि दलित साहित्य सौंदर्य का जो शास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का जो रचनाकार है वो कौन है जी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बात करते हैं। ये जो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये दलित परिवार से ही निवास थे, ठीक है ना, दलित परिवार से ही निवास करते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जूठन क्या है। जूठन जो क्या है जी, जूठन एक क्या है जी, जूठन एक आत्मकथा है। क्या है जी, जूठन एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जूठन क्या है जी, एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की खुद अपनी कथा है। आत्मकथा मतलब खुद अपनी कथा, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ये जो आत्मकथा है, जो इन्होंने अपनी कहानी लिखी है ना, अगर आप लोग को कुछ सीखना है तो इनसे सीखिए। इतनी दर्द भरी कहानी है इनकी, इतनी दर्द भरी आत्मकथा है इनकी। चलिए तो अब अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान जो है किससे प्राप्त हुआ। 1995 में परिवेश सम्मान जो है इन्हीं को मिला था। परिवेश सम्मान किसको मिला था जी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था परिवेश सम्मान। 109वां प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन में मन नहीं लगता है, अकेलापन में मन नहीं लगता है, तो मल्लिया जी। कौन हो जाएंगे जी, तो मल्लिया जी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 109वां नंबर प्रश्न का। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। मल्लिया जी का पूरा नाम क्या था। मल्लिया जी का जो पूरा नाम था वह क्या था जी, तो उनका पूरा नाम क्या था, तो भरत श्रीवास्तव था। क्या था, भरत श्रीवास्तव था। इनका मूल नाम जो था भरत श्रीवास्तव था। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। मल्लिया जी के अनुसार जो है किस कर्म के बिना मानवीयता जो है अधूरी है।
मल्लिया जी कहते हैं कि रचनात्मक कर्म के बिना जो है मानवीयता जो क्या है जी अधूरी है। किस कर्म के बिना? रचनात्मक कर्म के बिना। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो है कहाँ हो सकती है? घर के भीतर घुसे रहने से, या फिर अंधेरे में रहने से सुरक्षा है, या फिर पलायन में रहने से सुरक्षा है, भागते रहिए इधर उधर, या फिर चुनौतियों को झेलते रहिए, यहाँ पे सुरक्षा है। तो सबसे बेहतर सुरक्षा जो कहाँ पे है जी? तो जो भी सामने चुनौतियाँ आती है उसको झेलिए, उससे लड़िए। अभी आपके सामने एक ही चुनौती है कि इस एग्जाम को तोड़ना है, इस एग्जाम को फोड़ना है, अच्छा रिजल्ट पाना है। बस इसी चुनौती को झेलिए, अच्छे से सर्वे प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। आपका बेहतर रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? अच्छा, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी, चुनौतियों को झेलने में जो है सुरक्षा है। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 113 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जो सेब लड़की बेच रही थी उसकी आयु कितनी थी जी? तो 7 से 8 साल थी। कितनी? 7 से 8 साल की बच्ची जो है वह सेब बेच रही थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है कि जख्म पर धूल जो है किस शीर्षक कविता की रचना है? जख्म पर धूल जो है किसने लिखा है? तो मल्लिया जी ने लिखा है। किसने लिखा है जी? जख्म पर धूल, मल्लिया जी। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, या जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है जी? तो संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम जो क्या है जी? संसार है। तो ये बात जो है मल्लिया जी कहते हैं। कौन कहते हैं जी? मल्लिया जी कहते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के पाठ में। चलिए 116वां प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विद्या से संबंधित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह क्या है जी? तो वह क्या है जी? वह एक डायरी है। क्या है जी? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिससे वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? ठीक है ना, हर आदमी जो है उस संसार को रचता है जिसको वह जीना चाहता है, मतलब जिसको वह जीता है और उससे वह भोगता है, उस संसार को खुद रचता है। तो 177 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये बात है वो मल्लिया जी ही कहते हैं। कौन कहते हैं जी? तो मल्लिया जी कहते हैं। 118 नंबर प्रश्न है कि पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं? अभी जो पेड़ है किसके लिए काटे जा रहे हैं जी? बेचने के लिए नहीं भाई, ईंधन बनाने के लिए। सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है जी? ईंधन बनाने के लिए जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि तिरछ कहानी के कहानीकार कौन थे? तिरछ कहानी जो है उसके कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, शर्मा जी, या फिर अज्ञे जी। तो तिरछ मतलब होता है तिरछा, तो तिरछा क्या उदय होता है जी? प्रकाश जो है तिरछा उदय होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उदय प्रकाश जो है तिरछ के लेखक है। तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? ठीक है ना, लेखक के जो पिताजी थे वह कितने साल के थे? उदय प्रकाश के जो पिताजी थे, ठीक है ना, वह कितने साल के थे? ठीक है ना, कितने साल के थे जी लेखक के पिताजी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 साल के थे। कितने साल के? 55 साल के थे। अगला प्रश्न क्या करा कि तिरछ जो है किस प्रकार की कहानी है? आधुनिक आधुनिक त्रासदी की, आधुनिक त्रासदी की कहानी है तिरछ। चलिए अगला प्रश्न क्या करा? तिरछ क्या होता है? तिरछ मतलब होता क्या है जी? तिरछ मतलब होता है एक जहरीला रिजार्ट, एक विषाक्त, ठीक है ना, क्या होता है जी? एक विशाखा पर, एक विषैला कोई जीव होता है ना, विषैला जीव होता है जिसको बोलता है विशाखा पर, या फिर जहरीला लिजार्ड बोलते हैं, जिसमें काला नाग से भी कई गुना इसमें क्या होता है जी? तो इसमें जो जहर होता है किसमें? तो तिरछ में। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 124 नंबर प्रश्न है कि कहानीकार तिरछ के लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? ठीक है ना, कहानीकार जो है तिरछ के लाश को जलाने के लिए जंगल में जाते हैं। किसके साथ? किसके साथ जाते हैं? सानू, भानु, थानू या फिर मानू के? तो थानू के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं जी? थानू के साथ जाते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरे बाप रे बाप है उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरे बाप रे बाप ये क्या है जी? अरे बाप रे बाप क्या है जी? अरे बाप रे बाप क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। क्या है? एक कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है? अभी बताया जी कि जो तिरछ होता है उसमें काले नाग से भी कई गुना, मतलब 100 गुना से भी ज्यादा जहर होता है। किसमें? तो तिरछ में। ये जो बात है वह लेखक को कौन बताता है? तो थानू बताता है। कौन बताता है जी? थानू बताता है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा को किसने लिखा है जी? तो शिक्षा को जो है कृष्णमूर्ति जो लिखे हैं। किसने जी? जे कृष्णमूर्ति जी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 128वां प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे मतलब होता है जिद्दू, ठीक है ना, जे कृष्णमूर्ति मतलब कि जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम हो जाएगा। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की पंक्ति है? जहाँ भय है, जहाँ डर होता है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। ये बात है एकदम सत्य है जो शिक्षा पाठ में कही गई है, जो शिक्षा पाठ में कही गई है। अगर आप अभी से भी डर रहे हैं कि आपका एग्जाम जो कैसे क्लियर होगा, आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर आप डर रहे हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो एकदम आप कायर है। डरना नहीं है, आप अब कुछ कह नहीं सकते हैं। जब आप डर गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डर इस बात का लाइए कि हमको कुछ करना है। डर इस बात का लाइए कि अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, है ना, अभी भी 4-5 दिन टाइम आपके पास है कि नहीं। तो इस 4-5 दिन टाइम में भी आप चाहे तो एक दिन में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। इस क्लास में आपका 40 नंबर कंप्लीट होगा। कितना नंबर जी? 40 से 45 नंबर कंप्लीट होगा मात्र 1.5 घंटे की क्लास में।
तो कौन बुरी बात है भाई, 1.5 घंटे में आपने 40 नंबर कंप्लीट किया। तो अगर आप डर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको डरना नहीं है। इस 40 नंबर कंप्लीट को आज ठान लीजिए कि कंप्लीट करना है तो करना है, हर हाल में करना है। तो यहाँ पे जहाँ भय है वह मेधा नहीं हो सकती। यह किस पार्ट में है, तो शिक्षा पार्ट में कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि लीड वेटर जो है, किस लीड वेटर की नज़र में जी कृष्णमूर्ति क्या थे। लीड वेटर की नज़र में जो है जी कृष्णमूर्ति जो थे एक विश्व शिक्षक थे। क्या थे जी, एक विश्व गुरु थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न क्या करा, अगर आपके सामने दिख रहा होगा कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं जो है उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या होती है। अगर कुछ परीक्षाएं जो है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक का है, 8वां का, जो कुछ परीक्षाएं मतलब मान लीजिए है, उसको पास कर देने से कई ज़्यादा कठिन है अपने जीवन को समझना। क्या है जी, अपने जीवन को समझना। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ गया कि उसको अपने जीवन में क्या करना है ना, बहुत ही आगे निकल सकता है। लेकिन ये जो है किसी को जल्दी समझ नहीं आता है क्या, तो जीवन को समझना, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो है मानव के विचारों को, उसके समझ संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन कौन यहाँ पे नष्ट कर देता है। मानव के विचारों को और उसके जो प्रेम होता है उसको कौन नष्ट कर देता है। जे कृष्णमूर्ति के साथ बात कर रहे हैं। तो यह जो भय है, भय जो है एक डर जो है, वो मानव की समस्त संबंधों को, जितने सारे उसके सभी संबंधी होते हैं, जितना उसका प्रेम होता है, वो सबको तहस महस कर देता है, भ्रष्ट नष्ट कर देता है। कौन, जब वो आदमी डर जाता है तो क्या है ये, इसका मेन उत्तर डर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी रचना है। तो 133 नंबर का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 133 नंबर का राइट उत्तर जो हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या होता है। जिंदगी का अर्थ क्या है जी, तो सत्य की खोज करना। जिंदगी का अर्थ क्या है, सत्य की खोज करना। जिंदगी का यही मतलब है, सत्य को ढूंढिए। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मेधा जो है कहाँ नहीं हो सकती, तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बचपन में जो है किस वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक होता है। बचपन में किस वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप स्वतंत्र रहते हैं जो आवश्यक है, या फिर आप अनुशासन में रहते हैं वह आवश्यक है, या फिर दायित्वपूर्ण आपके ऊपर कोई दायित्व थोप दिया गया है वह आवश्यक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में जो है वह स्वतंत्र रहना जो है बहुत आवश्यक है। क्या स्वतंत्र रहना जो है बहुत आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। जे कृष्णमूर्ति जो शिक्षा लिखा है वह क्या है। संभाषण है, निबंध है, स्मरण है, या फिर एकांकी है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा संभाषण। जो शिक्षा है वह एक संभाषण है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो है विश्व जो है किस ओर अग्रसर हो रहा है, किस ओर आगे बढ़ रहा है। विकास की ओर, नाश की ओर, या फिर प्रतिस्पर्धा की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके अनुसार, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो पूरा विश्व है वह नाश की ओर आगे बढ़ रहा है। किसकी ओर जी, तो नाश की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है 139 नंबर की, जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो 12 मई 1895 को हुआ था। कब, 12 मई 1895 को हुआ था। ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न आपका सेवा दिख रहा होगा। 140 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि माँ के मृत्यु के समय जो है जे कृष्णमूर्ति जो है कितने साल के थे। जब माँ की उनकी मृत्यु हुई, जे कृष्णमूर्ति की माँ की मृत्यु हुई, तो उस समय जो जे कृष्णमूर्ति थे वह कितने साल के थे। तो वो मात्र कितने साल के थे, वह थे केवल 10 साल के। कितने साल के थे, तो 10 साल के थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर प्रश्न बात करते हैं। 141 नंबर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो 141 नंबर जो प्रश्न है यह गद्य पदखंड से है। किसमें है जी, पर्वत के कवि कौन है, पदखंड से है। तो यहाँ पे कुल 140 जो प्रश्न है, 140 प्रश्न यहाँ पे आपके गद्य से कंप्लीट हुए है ना। गद्य खंड से कुल 140 प्रश्न जो है गेस किए गए हैं। बाकी जो है वो आपके क्या है, तो पदखंड से है, ठीक है ना। तो 140 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो गया है ना। गद्य खंड से जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब रह गया है पदखंड। तो चलिए अच्छी तरह से मज़ेदार तरीके से सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से। 141 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि कड़वक के कवि कौन है। कड़वक के कवि कौन है, काफ़ी आसान प्रश्न। क्या पूछ रहा है कि कड़वक के कवि कौन है। कबीरदास है, सूरदास है, मलिक मोहम्मद जैसी है, फिर नाबादास जी। हम सभी को पता होना चाहिए जो कड़वक के कवि है कौन हो जाएंगे। आप सभी के समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। हम सभी को पता होना चाहिए मलिक मोहम्मद जैसी है कड़वक के कवि है। आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 142 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि पद्मावत किस कवि की रचना है। पद्मावत जो है वो किस कवि की रचना है। आप सभी को पता ही होगा कि जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। किन की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। यानी आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 143 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जो जैसी का जन्म हुआ था कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1450 ईस्वी को हुआ था, या फिर ऑप्शन सी में, बी में क्या दिया हुआ है, 1485 ईस्वी में, फिर
1492 या फिर 1496 ईस्वी में। जल्दी बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो हम बता दें आप सभी को कि जो मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1492 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी को हुआ था। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी आप बता रहे हैं कि ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 144 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कवि है। मलिक मोहम्मद जो जायसी कवि है दुख के पीर के, कृष्ण के पीर के, फिर अष्टचाप के, फिर प्रेम की पीर के कवि है। हम सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जो जायसी की कवि है वो कौन सी कवि है, तो प्रेम पीर के कवि है। किसके कवि है, तो प्रेम के पीर के कवि, यानी आप सभी का ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि जायसी ने रतन सिंह एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा जो है सींचा है। प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, फिर रक्त लेही के द्वारा, फिर श्रृंगार के द्वारा। आप सभी को पता ही होना चाहिए जो जायसी ने अपने रक्त सिंह के एक पद्मावत की कथा जो किसके द्वारा सींचा हुआ है, तो रक्त एवं रूप की लेही के द्वारा। किसके द्वारा? अपने रक्त रूप लेही के द्वारा, यानी आप सभी को ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। 146 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि इनमें से कौन जो प्रेम के पीर के कवि है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना जो प्रेम के पीर के कवि है जायसी जी। कौन है? जायसी जी है। आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन डी एकदम से लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 147 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा की है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से, फिर किससे की है? तो हम सभी को पता होना चाहिए जायसी जो है अपनी एक आंख की तुलना जो की है किससे की है, तो दर्पण से की है। आप सभी को पता ही होगा कि दर्पण से की है जायसी जी अपनी एक आंख की तुलना, यानी आप सभी को ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। 148 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक याद करते चलना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलिए जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी द्वारा जो पद्मावत रची गई है वो कौन सी भाषा में रची गई है? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो वो कौन सी भाषा में रची गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में। क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में, यानी आप सभी का ऑप्शन एकदम से ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 149 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस परंपरा के कवि है, तो प्रेम ख्यात काव्य परंपरा। किसकी? तो प्रेम ख्यात काव्य परंपरा की, यानी आप सभी को ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है। कड़वक जो है कहाँ से लिया गया है, कड़वक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया, यानी हम पद्मावत बोल के निकल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 151 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। कौन सी कृति जो है वो जायसी की नहीं है, इसमें से पूछ रहा है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जी जो मृगवाती है, कौन है? मृगवाती जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं, यानी आप सभी को ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 152 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जायसी के काव्य का जो है वो मुख्य रस क्या है, तो आप सभी को पता ही होगा क्या, तो पी रस या बी रस, यानी आप सभी का ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग केवल आंसर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से कोई मतलब है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी बी रस हो जाएंगे। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो बी रस, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या आप पूछ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो किससे कहा जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा सूरदास को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास, फिर जायसी। यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से जो कवि है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता ही होगा कौन हो जाएंगे, तो सूरदास ही हो जाएंगे। अपना ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिए 155 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना, सूरदास की जो है वो कौन सी रचना है, तो सूरसागर है, यानी आपका ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 156 नंबर, सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी जो है वो किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है, यानी ऑप्शन डी में दिया हुआ है ब्रज भाषा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामभती गो खरीकनी में बसरा हित धाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। रामभती पूछ रहा है कि रामभती गो खरीकनी में बछड़ा हित धाई यह पंक्ति जो है वो कौन सी शीर्षक कविता से ली गई है, जल्दी बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए किससे ली गई है, तो सूरदास के पद से। किसके पद से, सूरदास जी के पद से लिया गया, यानी आपका ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए क्या पूछ रहा है कि तत्संग में किसकी अभिरुचि थी।
सत्संग में पूछ रहा है आपसे कि किसकी अभिरुचि थी, मतलब सत्संग जो है सत्संग करने में किसको ज़्यादा आनंद लगता था, किसको ज़्यादा आनंद आता था। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सूरदास जी थे वो सत्संग में बहुत ज़्यादा उनको रुचि थी, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना। ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। साहित्य लहरी पूछ रहा है किसकी रचना है, जल्दी बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए साहित्य लहरी है सूरदास की रचना है। किसकी, सूरदास की रचना है, यानी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कह रहे हैं एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि सूरदास सूरसागर किन की रचना है। सूरसागर जो है वो किन की रचना है, तो सूरदास की है। किन की रचना है, सूरदास की है सूरसागर, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दिया, क्या पूछ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान जो श्री कृष्ण है वो किस कवि के पूज्य थे। तो आप सभी को पता हो रहा है जो भगवान श्री कृष्ण थे वो सूरदास के कवि थे, मतलब सूरदास के कवि के जो क्या थे, पूज्य थे, मतलब सूरदास जो है भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 162 नंबर प्रश्न ध्यान दिया, क्या पूछ रहा है कि सूरसागर के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरसागर के संकलित पदों में जो है वो कौन सा रस है। आप सभी को पता होना चाहिए सूरसागर के संकलित पदों में जो रस पाया जाता है, कौन सा रस पाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए वात्सल्य रस पाया जाता है। क्या रस पाया जाता है, वात्सल्य रस, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं 163 नंबर प्रश्न की सूरदास के दीक्षा गुरु कौन, दीक्षा गुरु का नाम बता रहा आपको। सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम क्या आता था। आप सभी को पता होना चाहिए जो बल्लवाचार्य थे क्या थे, तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे, यानी आप सभी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 164 क्या पूछ रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे मारा है। मीरा जो है वो किसी प्रेम करने लगी थी, उसकी पति की जो मृत्यु हुई थी, किस उनकी पति कौन थे, तो भोजराज थे। मीरा की पति कौन थे, तो भोजराज थे। लेकिन उसकी पति की मृत्यु हो जाने के बाद मीरा जो है कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम करने लगी, यानी आपका ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 165 क्या पूछ रहा है कि किसकी रचना हो जो है श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंद में हुई थी। किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंद में हुई थी, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सूरसागर की, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 166 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी रचना सूरदास द्वारा जो है रचित नहीं है। कौन सा जो रचना इसमें है वो सूरसागर द्वारा क्या है, रचित नहीं है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए जो सूरसागर द्वारा मतलब सूरदास द्वारा जो रचित नहीं है वो क्या हो जाएंगे, तो सतसई जो है उनके द्वारा रचित नहीं है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन डी सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 167 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि तुलसीदास का मूल निवास का नाम बताइए। तुलसीदास का जो मूल नाम बताना आपको, क्या पूछ रहा है, तुलसीदास का जो मूल नाम है वो क्या नाम है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास का जो मूल नाम है वो क्या नाम है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। क्या एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, रामबोला, यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन भी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। 168 नंबर प्रश्न ध्यान दिया, क्या पूछ रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। जो तुलसीदास जो है वो किस काल के कवि है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भक्ति काल के कवि है। कौन, तो तुलसीदास जी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी वो किसके बारे में ज्यादा लिखा करते थे, तो राम जी के बारे में, यानी ये भी साथ में याद कर लीजिएगा कि तुलसीदास जी थे वो राम के पूज्य कवि थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 169 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि कवितावली की रचनाकार कौन है। कवितावली की रचनाकार कौन है, काफी आसान और लाजवाब बोले तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। कवितावली की रचना कौन है, तो तुलसीदास जी है। कवितावली की रचना कौन है, तुलसीदास जी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। 170 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है वो किनकी रचना है, तो तुलसीदास की है। किनकी, तुलसीदास की, यानी आप सभी का ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगी। 171 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि रामचरितमानस की भाषा जो है वो क्या है। रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है। लेकिन रामचरितमानस की जो भाषा आपसे पूछ रहा है वो कौन सी भाषा में जो है उसको लिखा गया है, तो आप सभी को पता होगा अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में, यानी आपका यहाँ ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 172 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है। तुलसीदास की जो पत्नी जो है उनका क्या नाम है, काफी आसान प्रश्न, तो रत्नावली नाम है। क्या नाम है, रत्नावली नाम है, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कौन है। तो आप सभी को पता हो रहा है तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु है वो कौन है, तो नरहरि दास है। कौन है, तो नरहरि दास उनके दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु नहीं बल्कि दीक्षा गुरु है। कौन, तुलसीदास के नरहरि दास दीक्षा गुरु, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि नाभादास की कौन सी रचना है। नाभादास की इनमें से रचना जो पूछ रहा है कौन सी रचना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए छपय है, वो किनके द्वारा रचा गया है, तो नाभादास के द्वारा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 175 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता है वो कौन है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता हो रहा है जो बीजक के रचयिता है वो कौन है, कबीर दास जी है। कौन है, कबीर दास जी है, वो बीजक के रचयिता है, यानी आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 176 नंबर कि नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास जी जो थे वो किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। कौन, तो नाभादास, यानी आपका ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे, आप सभी को पता ही होगा, पता ही होना चाहिए जो भक्तमाल के रचयिता है वो कौन हो जाएंगे, तो नाभादास जी हो जाएंगे भक्तमाल के रचयिता, यानी आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि छपाई कितनी पंक्तियां का छंद होता है। छपाई जो है वो कितनी पंक्तियां का छंद होता है, एकदम राइट आंसर 6 पंक्तियों का छंद होता है। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन सी ब्लॉक लगा रहे हैं एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास जी जो थे वो किस धारा के कवि थे, तो सतगुरु दासक राम भक्त धारा के बोल के हम लोग आराम से निकल सकते हैं, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की जो कविता है उसमें कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण जी की कविता में आप सभी को पता होना चाहिए जो कौन रस पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है, वीर रस, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि भूषण किस काल के कवि थे। जो भूषण जी थे वो किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। कौन, तो भूषण जी, यानी ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता हो रहा है शिवाजी के पुत्र थे कौन, तो साहू जी थे। शिवाजी के पुत्र साहू जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिवा बावनी के कितने, क्या पूछ रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी में जो कितने पुस्तक हैं आपको होगा, तो कितने पुस्तक थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए शिवा बावनी में कितने मुक्तक थे। तो आप सभी का इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 52 थे। कितने, 52 थे, यानी आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छत्रसाल का दशक किसकी कृति है। छत्रसाल की दशक जो है वो किसकी कृति है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो छत्रसाल दशक की कृति क्या है, तो जयदेव की, यानी आपका ऑप्शन ए में ही है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। चिंतामणि जो त्रिपाठी थे वो भूषण जी के कौन थे, तो आप सभी को पता होगा कि भाई थे। भूषण जी के चिंतामणि क्या थे, तो भाई थे, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में जो है वो कितने अलंकारों का जो निरूपण हुआ है, तो 105, यानी आपका ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 187 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबके हित का बचना कौन कहत है ना। पूछ रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहत ना है। पाठ के अनुसार आपको बताना है किनके द्वारा, सूरदास के, कबीर के, झांसी के, फिर विद्यापति के द्वारा लिखा गया। किनके मतलब किसमें ये बात कहा गया, जो सबके हित का वचन जो है वो कौन कहता है, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कबीर जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 188 नंबर की हनुमान, पूछ रहा है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। हनुमान जो बाहुक रचना है वो कितने छंदों की है, तो 44 छंदों की है, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, 44 छंदों की। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था। छत्रसाल की जो तलवार है वो कौन सा रूप धारण कर चुका था, तो आप सभी को पता होगा कि रौद्र रूप। कौन सा रूप हो जाएंगे, रौद्र रूप हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 190 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भूषण के प्रिय नायक है। भूषण जी की जो है वो प्रिय नायक कौन से हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए उनके भूषण जी को प्रिय नायक हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, यानी ऑप्शन एकदम से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न 191 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कहा गया 191 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक की पाठ की जो रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। मनुष्य का शरीर जो है वो क्यों थक जाता
है तो आप सभी को पता होगा वन की चंचलता से। किससे? वन की चंचलता से। ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। आंसू किनकी रचना? आंसू जो है वो किनकी रचना है, जल्दी बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए आंसू जो है किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 194 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलता का नाटक कृत क्या है? जयशंकर प्रसाद की जो सफलता का नाटक कृत है वो क्या हो जाएंगे? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो क्या पूछ रहा है कि ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की सफलता का नाटक कृत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी है वो किस वाद के कवि हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, छायावाद के कवि है। ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से जो है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो महाराजा मानसिंह जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता मतलब उनके बड़े भाई का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए शिवराज शंकर नहीं था, विजय शंकर ये भी नहीं था, रविशंकर प्रसाद ये भी नहीं था। यानी जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शंभू रतन था। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चीर विषाद विलीन मन किस कविता की पंक्ति है? जो पूछ रहा है चीर विषाद विलीन मन जो है वो किस कविता की पंक्ति है? तो आप सभी को पता होना चाहिए तुमुल कोलाहल कलह की पंक्ति। ऑप्शन सी एकदम से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। 199 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए। इनमें से कौन सा जो पुस्तक है वो जयशंकर प्रसाद की मतलब जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नहीं है। तो कौन सा पुस्तक हो जाएंगे? तो शिवाजी महत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवाजी महत्व हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में जो है वो प्रसाद जी जो है वो किस रचना से ली गई है? जल्दी बताइए। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगी? कामायनी से लिया गया। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक मोटिवेट कर दें कि दो लाइनें यहाँ पे लिखी गई है जो कि आपको हम सुना दें। क्या पूछ रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या पूछ रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पूछ रहा है? कितनी लाइनें अच्छी है, कितनी अच्छी लाइनें। आपको यहाँ से जो लाइनें बोले यहाँ से जरूर कुछ मोटिवेट मिला होगा आपको, मेरा उम्मीद लग रहा है, ऐसा उम्मीद लग रहा है आपसे, क्योंकि जो लाइनें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है ना? अगर आप लोग ये लाइनें जो है अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं पूरा दावा के साथ कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को काफ़ी उन्नति तक लेके जाइएगा। चलिए दोस्तों 1 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वो किनकी रचना हो जाएगी? तो आप सभी को पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो क्या हो जाएंगे? तो पुत्र वियोग। कौन हो जाएंगे? पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप सभी को पता नहीं 16 अगस्त 1904 को हुआ था। किनका जन्म? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा जो है वो किनकी रचना है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो है गुलामी का नशा उन्हीं के द्वारा है रचा गया है। अगला प्रश्न ध्यान दिए। क्या पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था कैसे हुआ था? आप सभी को पता ही होगा कैसे हुआ था। तो कार दुर्घटना में हुआ था। ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा। 205 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि वर्ष, ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड। क्या पूछ रहा है? थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसे छोटा कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन सी कवित्री जो थी वो 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में एकदम से कूद पड़ी थी। तो आपकी कौन हो जाएगी? तो आप सभी को पता ही होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। ऑप्शन एकदम से डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 से 6 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि छोड़ के काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा कविता जो है किस पंक्ति की है? छोड़ के काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा कविता जो है वो किस पंक्ति से है? तो पुत्र वियोग से। किनके द्वारा रचा गया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा पुत्र वियोग में पंक्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना कौन है? पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है उसकी कवित्री का खिलौना जो है कौन हो जाएंगे? तो उसका पुत्र हो जाएंगे, उसका बेटा हो जाएंगे। किनकी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है
रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो अनुसार है माँ को अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, तो क्या कब कठिन होता है? पुत्र की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर अपनी माँ को अपना मन समझाना बिल्कुल कठिन होता है, बोले तो असंभव हो जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहयोग क्यों कहती है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो अपने आप को असहाय क्यों कहती है, जल्दी बताइए। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, तो पुत्र वियोग के कारण जो है सुभद्रा कुमारी अपने आप को क्या मानती है, तो असहाय मानती है। आगे बढ़ते हैं 210 नंबर प्रश्न की तरफ। 210 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बुकुल से ली गई है। किससे? बुकुल से ली गई है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 211 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 212 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संबंधित कविता, जो प्राकृतिक से संबंधित है वो कौन सा कविता है, तो गाँव का घर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, तो उषा हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक संबंधित कविता कौन है, तो उषा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 213 नंबर प्रश्न की सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है वो किनकी रचना हो जाएगी, तो शमशेर बहादुर सिंह जो हो जाएंगे सुकून की तलाश, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न 214 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, यही हमारे शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का एकदम से राइट आंसर हो जाएगी। 215 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे इतने पास अपने शीर्षक संकलन किसके द्वारा लिखा गया है। इतने पास जो अपने शीर्षक संकलन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 216 नंबर प्रश्न आपके समय के अनुसार हम लोग बचत करते हुए सभी प्रश्नों को तेजी में करेंगे क्योंकि हम लोग के पास एकदम से समय नहीं है। शमशेर बहादुर ने सोवियत रूस की यात्रा की थी, मतलब पूछ रहे आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता कि शमशेर बहादुर जो है वो सोवियत रूस की यात्रा किए थे, लेकिन कब किए थे, आप सभी को पता होना चाहिए कब किए थे, 1978 में किए थे। एकदम से बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉक कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 217 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि उषा का जादू कब टूटा है। उषा का जो जादू है कब टूटा है, काफी लाजवाब प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट। तो सूर्य होने पर क्या होता है, तो उषा का जादू टूटता है। आपका ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्ति की है। किनकी रचना है, गजानन माधव मुक्ति की है। जन जन का चेहरा, ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। किन्होंने क्या पूछ रहा है कि किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी थी। किसने जो है लंबी कविताएं लिखी थी, तो आप सभी का लॉक आंसर क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति जो है क्या हो जाएगी, तो लंबी कविताएं लिखी थी। ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि कांट का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कांट 5 का सपना किसके द्वारा लिखी। कांट 5 का जो सपना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है। यहाँ पे काट 5 नहीं होगा, क्या यहाँ पे 5 दिया है वो 5 नहीं होगा, केवल होगा काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, आप सभी को पता होगा मुक्ति बोध की। किनके, मुक्ति बोध के। ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 221 नंबर की कामायनी जो है एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है। कामायनी जो है उसकी रचयिता कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होगा कौन हो जाएंगे, तो मुक्ति बोध हो जाएंगे कामायनी के रचयिता। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुक्ति बोध ने मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। मुक्ति बोध जो है वो किसका संपादन किया, यही नया खून का। किसका, तो नया खून का संपादन किया है किसने, मुक्ति बोध ने। एक साहित्य लहरी किसकी रचना, एक साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना हो जाएगी, तो मुक्ति बोध के। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगी आपका। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा कि गजानन माधव मुक्ति का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। गजानन माधव मुक्ति का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपसे पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि गजानन माधव मुक्ति का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। आप सभी को पता हो, बिहार में नहीं हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ छत्तीसगढ़ में जो है गजानन माधव मुक्ति का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मुक्ति बोध ने सितारा किससे कहा है। मुक्ति बोध जो है वो सितारा किसे कहा है, किससे कहा है, तो आप सभी को पता होना जनता को कहा है सितारा, मुक्ति बोध ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहां से उठती है। मुक्ति बोध के अनुसार जो है वो ज्वाला कहां से उठती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता से ज्वाला उठती है, यानी ऑप्शन ई लॉक हो जाएगा आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि अधिनायक रचयिता कौन है। अधिनायक जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे, तो आप सभी का ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। रघुवीर शाह जो क्या है, तो अधिनायक रचयिता। ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 228 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे
28 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस तरह की कविता है, आप सभी को पता होना चाहिए किस प्रकार की कविता है। तो कहाँ पूछ रहा है कि व्यंग्य प्रधान की, किसकी, तो व्यंग्य प्रधान की, यानी ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 229 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक जो कविता है वो किस पुस्तक से ली गई है, तो आप सभी का ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे, अमात्य हत्या के विरोध की। अमात्य हत्या के विरोध, यानी आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी लॉक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 230 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, हम सभी को पता होना चाहिए। रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऑप्शन बी में दिया आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर वीर सहाय का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में होते हैं। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। 231 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि जो है। रघुवीर जी सहाय जो है वो किस काल के कवि हो जाएंगे, तो आप सभी का ऑप्शन ए आधुनिक काल लॉक हो जाएंगे एकदम से। रघुवीर सहाय जो है आधुनिक काल के कवि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 232 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिनायक कौन है, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि अधिनायक जो है वो कौन हो जाएंगे, विपक्षी दल, सरकारी सेवा, सत्ताधारी वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए अधिनायक कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए अधिनायक कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक जो है सत्ताधारी वर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 233 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो कृति जो है रघुवीर सहाय की नहीं है। इनमें से कौन सी कृतियां जो है वो रघुवीर सहाय की जो है नहीं है, तो तितली जो है रघुवीर सहाय की नहीं है, ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम है। रघुवीर सहाय की जो है उनके पिताजी का नाम क्या है, तो आप सभी को पता होगा क्या था, तो हरदेव सहाय था रघुवीर सहाय जी का पिता का नाम जी था, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो कौन हो जाएंगे। रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो क्या हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए रघुवीर सहाय जी का जो जन्म स्थान है वो क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएंगे, ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 236 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरा सप्ताह के साथ कवियों में कौन शामिल है। दूसरा सप्ताह के साथ जो कवियों में है वो कौन शामिल हो जाएंगे, तो आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम से क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय जो है दूसरे सप्ताह के साथ कवियों में शामिल है, ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर्चना किसका प्रतिनिधि है। प्रस्तुत पंक्तियां जो अधिनायक जो है उसमें हर्चना जो है वो किसका प्रतिनिधि है, तो आप सभी का क्या हो जाएंगे, तो सत्ताधारी दल की, किसकी, तो सत्ताधारी दल की, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी लॉक हो जाएंगे। चलिए 238 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है 238 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर्चना क्या पहने हुए थे। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर्चना क्या पहने हुए थे, तो फटा सूत्रा पहने थे, ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 239 नंबर प्रश्न की क्या पूछ रहा है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। लिखने के कारण जो है उस शीर्षक निबंध जो है किस लेखक की रचना हो जाएंगे, तो आप सभी का क्या हो जाएगी, तो रघुवीर सहाय के हो जाएंगे, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। 240 नंबर आपके स्क्रीन पे रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे आप सभी का। तो 241 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं कि विनोद शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। विनोद शुक्ल जी जो है वो कौन सी कविता लिखी है, तो प्यारे नन्हे बेटे के जो है विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था। विनोद कुमार शुक्ल का जो है वो निवास स्थान जो था वो कहाँ था, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में था, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पत्नी बिटिया को क्या करती थी। पत्नी जो है बिटिया को क्या करती थी जल्दी बताइए, डांटती थी, पढ़ाती थी, सुलझाती थी, या फिर समझाती थी। आप सभी को पता होना चाहिए जो पत्नी जो है वो बिटिया की क्या करती थी, तो डांट समझाती थी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पिता बिटिया को क्या करता है। पिताजी जो है वो अपनी बिटिया को क्या करता है, तो सिखलाता है, क्या, तो सिखलाता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में कविता जो है वो लोहा किसका प्रतीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कर्म का प्रतीक है, क्या, तो लोहा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। मतलब पूछ रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को जो है वो कौन सी कविता से जो है संकलित किया गया है, तो आप सभी का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अष्टछाप शिवाजी, ये भी नहीं हो जाएंगे, वह आदमी नहीं, ये भी नहीं हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे, लहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर जो है बड़ी कौल ने फिल्म बनाई थी। बड़ी कौल जी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति जी है जो थी उस पर क्या कर दी थी, फिल्म बना दिए थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो नौकर की कवि जो है उसमें फिल्म बना दिए थे कौन, तो बड़ी कौल जी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था। प्यारे
प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता का नायक है वो कहाँ का रहने वाला था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ का रहने वाला था, तो उत्तराखंड का रहने वाला था। आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 250 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1999 विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था। जो 1999 विनोद कुमार शुक्ल को पुरस्कार मिला था वो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप सभी को पता होना चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हार जीत कविता की रचयिता कौन है। हार जीत कविता की रचयिता कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए अशोक वाजपेयी जी जो है वो हार जीत कविता के रचयिता हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि जो है। अशोक वाजपेयी जी जो है वो किस काल के कवि हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी जो है क्या जो आधुनिक काल का हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। हम सभी को पता होना चाहिए अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। आपका ऑप्शन ही लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो है वो कैसी कविता है, तो कैसी कविता है, गद्य कविता है। ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है। जो वे है वे शब्द वो किसके लिए आया हुआ है, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन आपके थोड़ा चुप कर देते हैं। क्या पूछा कि वे जो पूछ रहे उत्सव जो है वे सब जो है वो किसके लिए आया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए नागरिक के लिए आया है। किसके लिए, नागरिक के लिए वे शब्द आया है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 256 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि हार जीत कविता वाजपेयी की किस कविता संकलन से ली गई है। हार जीत जो कविता है वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कहीं कि नहीं वहीं से संकलन कविता संकलन से ली गई है। आपका ऑप्शन की क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मस्क वाला क्या कर रहा है। मस्क वाला जो है वो क्या कर रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मशक जो वाला जो है वो क्या कर रहा है, तो मशक वाला जो है सड़क की सिंचाई कर रहा है, सींच रहा है, मतलब सड़क को सींच रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पार्ट से ली गई है। ये जो पंक्ति जो है वो नागरिकों की किस पार्ट से ली गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए हार जीत पार्ट से ली गई है। आपका ऑप्शन ली लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कि हार जीत में उत्सव कौन बना रहे हैं। हार जीत में जो है वो कौन उत्सव बना रहे हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए हार जीत में उत्सव बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, तो विपक्षी दल बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, विपक्ष, यहाँ पे हो रहा है शासक दल हो जाएगा, शासक दल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शासक दल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तत्पुरुष किसकी रचना, तत्पुरुष जो है वो किसकी रचना हो जाएगी, तो आप सभी को पता होने तत्पुरुष जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना हो जाएगी। आपका ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 261 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांव का घर कविता के कवि है, ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएगी। गांव का घर जो कविता है वो ज्ञानेंद्र पति जी के हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांव का घर जो है किस कविता संग्रह से ली गई है। गांव का जो घर जो है कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आपको बता दें संशयात्मक से ली गई है। आपका ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या पूछा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। ज्ञानेंद्र पति जो है वो किस प्रशासनिक जो पद पर थे, तो कारा अधीक्षक थे। क्या थे, ज्ञानेंद्र पति जी कारा अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाँव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती। गाँव में जो है अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, तो लोकगीत की जो है अब गाँव में सुनाई नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाँव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था। कौन से जो है गांव के घर में भीतर आने से पहले जो है वो किसे खासकर आना पड़ता था, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बुजुर्गों को क्या था खासकर आना था। अभी आजकल में थोड़ा बहुत कम हो गया है, बहुत बोले थे बहुत सी जो है वो कम हो गया है। पुरानी परंपरा के लोग अब नहीं मानते हैं। कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है, कवि ने जो कहा वो क्या है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कवि ने कहा वो क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, तो कवि ने कहा कविता संग्रह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्कस का प्रकाशन बुलेल शहर से कितनी दूर से आने वाला है। सर्कस का प्रकाशन बुलेवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 10 कोस दूर से आने वाला है। ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस कविता पर ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो संशयात्मक था उनको ज्ञानेंद्र पति को क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 270 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति जी है वो कौन सी कविता लिखी है, तो गांव का घर लिखा है। आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता जो है इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन मुगलानी था, आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति पर भारतीय भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को है वो कौन सी कृति पर जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जल्दी बताइए। तो आप सभी को आपको पता होना चाहिए जो उर्वशी जो है, उर्वशी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं 275 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी कहानी के पूछ रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है निम्न में से कौन कहानी है। तो हम सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था, बहुत सारी इसमें प्रश्न जो है गद खंड से भी सम्मिलित हो जाएंगे, हुए हैं। तो इससे कोई बात नहीं, जो भी आपको प्रश्न याद होंगे उसे कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। इसमें गद खंड के साथ 2-4 को जो प्रश्न हो जाएंगे विकसित प्रश्न हो जाएंगे, इससे आपको कोई लेना नहीं, जो भी प्रश्न है बस आपको याद करते चलना है, ठीक है ना। बस आपको याद करना चलना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, गद खंड और पद खंड दोनों से प्रश्न आपके आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गद खंड से आते हैं या फिर केवल पद खंड से आते हैं। इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न आपको मिले सामने इसे याद कर लीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। हजारा सिंह जी जो है वो किस कहानी के पात्र हो जाएंगे, हम सभी को पता होना चाहिए, उसने कहा था जी उसी के पात्र हो जाएंगे। कौन, तो हजारा सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कल देखते रही और रेशम से कटा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से, तो उसने कहा से जो है, उसने कहा से किसने कहा था, तो हम सभी को पता होना चाहिए लाना सिंह से किसने कहा था जो कल देखते रहिए वो रेशम के रेशम के मतलब साड़ू। जल्दी बताइए, आप सभी को बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। मतलब इसका राइट आंसर है उसने, लेकिन किसने कहा था, जो रेशम के जो कड़ा हुआ सालू नहीं देख रहे हो, लहना सिंह से कहा था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि महेश्वर की कहानी का पात्र है। महेश्वर जी जो है वो किस कहानी का पात्र हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए महेश्वर जी जो है वो रोज कहानी के पात्र है। किस कहानी के पात्र है, रोज कहानी के पात्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहे हैं, कुंती की एकांकी की पात्रा है। क्या पूछ रहे हैं, कुंती किस एकांकी की पात्रा है। कुंती जी जो है वो किस एकांकी की पात्रा हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए कुंती जो है सिपाही की माँ की क्या थी, बिस्नी की पड़ोसी थी। कुंती कौन थी, बिस्नी की पड़ोसी थी। अगला प्रश्न ध्यान दिए, क्या पूछ रहे हैं कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन हो जाएंगे। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता जो है इनमें से कौन हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए जो नामवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 281 नंबर प्रश्न ध्यान दिए, क्या पूछ रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह जो पंक्ति है किससे है, तो बातचीत से है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष क्या होता है, प्रकट नहीं होता है। वो पंक्ति है बातचीत से ली गई है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला था। जो डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है उनमें से जो किसको मिला था, आपके सबक 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था वो किन्हें मिला था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। किन्हें मिला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। आपका ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, 1 लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से पूछ रहा है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। जो ये पंक्ति जो है वो किस कहानी से ली गई, किस शीर्षक से ली गई, था आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे, जूठन से ली गई है। किससे, जूठन से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है। पंडित राम अवतार वैद्य एवं जो पिताजी है वो किस कहानी के पात्र हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए जो 30 के पात्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जसबीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र है। जसबीर और जनेश्वर जी जो है वो किस आत्मकथा के पात्र हो जाएंगे, हम सभी को पता होना चाहिए जूठन के पात्र हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है 286 कि पूछ रहा है कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि जो है उन्हीं में से कौन हो जाएगा। हम सभी को पता होना चाहिए प्रेमाख्यानक काव्य धारा के जो कवि हो जाएंगे, कौन से कवि हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है जायसी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो उसे प्रेम मार्ग की कवि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गाढ़ी प्रीति नैन भल जेई, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कड़वक जो है कड़वक से ली गई है। आपका ऑप्शन डी लॉक हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कली कराकल दुकाल दारू सब कुभाती कुजासु, यह पंक्ति जो है किस पंक्ति से, किस शीर्षक कविता से ली गई है। कली कुराल दुकाल दारू सब कुभाती कुसाजू, ये पंक्तियां जो है वो किस जो शीर्षक कविता से ली गई है, तो हम सभी को पता होना चाहिए जो किया है तो तुलसी के पद से ली गई। किससे, तुलसी के पद से ली गई है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, जो पंक्तियां लिया गया है वो किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो हम सभी को पता होना चाहिए अधिनायक से लिया गया। आपका ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति जो है वो किस शीर्षक कविता से ली गई। जितनी भी पंक्तियां आपको इसे याद कर लेना है सभी पंक्तियों को, तो हम सभी को पता होना चाहिए जो किस पंक्ति से ली गई है, तो गाँव के घर से ली गई है। आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं है अपूर्ण है, या पुरुष यह युक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है, तो अर्धनारीश्वर से ली गई है। आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब तक पूछ रहा है कि
आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों को चुभने से मर जाते हैं। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति जी है? आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों को चुभने से जो है मर जाते हैं क्या? तो हम सभी को पता होने कि किस पंक्ति से मतलब ली गई है, किस पाठ की यह शीर्षक हो जाएगी। तो हम सभी को पता होना चाहिए किस पाठ की शीर्षक हो जाएगी। तो बी की हो जाएगी, बी हो जाएगी, रोज हो जाएगी। आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तिरछ कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरछ कहानी जो है किस प्रकार की रचना हो जाएगी? तो हम सभी को पता होना चाहिए तिरछ कहानी जो है वो किस प्रकार की रचना हो जाएगी? जादुई यथार्थवादी का ऑप्शन डी को लॉक हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गेगरी शीर्षक की रचयिता जो है, शीर्षक रचना की रचयिता निम्न में से कौन हो जाएगी? गेगरी शीर्षक रचयिता कौन हो जाएगी? अज्ञेय जी हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तिरछ शीर्षक पाठ जो है, तिरछ क्या है? तिरछ शीर्षक पाठ में जो तिरछ है वो क्या है? तिरछ शीर्षक पाठ में तो विषैले कीड़ा है। क्या हो जाएगा? विषैले कीड़े हो जाएंगे। ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 296 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की रचयिता निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? पुंडलिक जी का संबंध किस में से है? तो वो सदरीरा से। आपका ऑप्शन बी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न 298 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्र नहीं है? उसके जो कौन पात्र नहीं, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन सा उसकी पात्रा नहीं है? तो हम सभी को पता होना चाहिए उसके पात्रा कौन है? तो मालती नहीं है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों से जिम्मे था। यह पंक्ति किस पार्ट से हो जाएंगे? तो जूठट से हो। आपका ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। हिंदी का साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। चलिए आज हम लोग यहाँ पे कितने प्रश्न को हल किए? तो एक 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे। जो भी आपको प्रश्न याद नहीं होगा उसे ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए हमें, तो आपको बता दें इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको जो डिस्क्रिप्शन में एसडीएम आर्ट्स क्लासेस दिए गए हैं, एसडीएम आर्ट्स क्लासेस जो है एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। क्या होंगे? एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा जाएगा। ये बिल्कुल फ्री में करा दिया जाएगा। ठीक है ना? जो भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहेगा वो भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग बिल्कुल तन मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? चलिए गुड नाइट।